प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुबह की वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष ल्यूट प्रत्यय लेकर के आया था। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी मित्रों को समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों के समक्ष शाम के टाइम भी एक नया प्रत्यय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिस प्रत्यय का नाम देखिए यहाँ पे सामने लिखा है यत् प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? यत् प्रत्यय। आइए देखते हैं यह यत् प्रत्यय क्या है, यत् प्रत्यय किस प्रकार से हम पढ़ें कि हमें समझ में आ जाए। संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से देखिए हर एक प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो कक्षा 9, 10, 11, 12 बोले तो यूपी बोर्ड की परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हो संस्कृत विषय का, या यूजी लेवल के स्नातक में संस्कृत लिए हो, पीजी में संस्कृत लिए हो, कहीं भी प्रत्यय का देखिए बोलबाला अपना अलग से है। प्रत्ययों का निर्माण किस लिए हुआ है? शब्दों को बनाने के लिए। आइए देखते हैं कि एक प्रत्यय का नाम है यत्। ये यत् प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं या इन प्रत्ययों का किस प्रकार से आधार है। देखिए लिखा है अचो यत्। यत् प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं और अचो यत् जो है 3:197 महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित महान ग्रंथ अष्टाध्यायी में वर्णित तीसरे अध्याय के पहले खंड के 97वें नंबर का सूत्र है, जिसका नाम क्या है? अचो यत्। कहने का मतलब यह है इस सूत्र से यत् प्रत्यय का विधान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये यत् प्रत्यय कहाँ है, यत् प्रत्यय किसने क्या कैसे क्या बताया है, अगर कोई पूछे तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यत् प्रत्यय जो है वो महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के पहले खंड के या पहले पाद के 97वें नंबर का सूत्र है अचो यत्। यह क्या करता है? यह अचो यत् जो है सूत्र यत् प्रत्यय का विधान करता है, मतलब यत् प्रत्यय को बताता है। ठीक, अब आइए देखते हैं मित्रों, लिखा है कि अच। देखिए यहाँ लिखा है अच स्वर। अच का मतलब देखिए आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं। महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव शंकर जी के डमरू से निकला हुआ 14 प्रकार का माहेश्वर सूत्र, ओ आयुड़ रिल रिच ए ओंग आई औज हैवरट लड़, ये तमाम प्रकार के कुल 14 सूत्र थे। उनमें से जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं, उन चारों सूत्रों को हम अच के नाम से संबोधित करते हैं, जिनमें 9 प्रकार के पूरे स्वर आते हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। देखिए लिखा है अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आए और आओ। ये कुल 9 प्रकार के महर्षि पाणिनि ने बताए हैं कि संस्कृत व्याकरण में 9 प्रकार के सूत्र 9 प्रकार के स्वर हैं अ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अच। देखिए अच का मतलब अ से लेकर के औ तक के सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, यही ना? अच कहा जाता है। तो देखिए लिखा है कि अच वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं, जो भी धातुएं हैं, चाहे पठ धातु, लिख धातु, गम धातु, क्रीड धातु, पा धातु, नी धातु, कोई भी धातु है, अगर उन धातुओं के अंत में, ध्यान दीजिएगा, अच नामक स्वर आ जाए, उनसे यत् प्रत्यय का विधान होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अच स्वर जिन धातुओं के अंत में होते हैं, उनमें यत् प्रत्यय लगते हैं। याद रखिएगा, यत् प्रत्यय वहीं लगेंगे जहां पर जिन धातुओं के अंतिम में, अर्थात जिन धातुओं का अंतिम अक्षर अगर अ से लेकर के औ तक की कोई वर्ण आ जाए, उन वर्णों के आते ही कौन से प्रत्यय का निर्माण होगा? यत् प्रत्यय का। थोड़ा सा और बारीकी से इसको समझते हैं। देखिए लिखा क्या है कि चाहिए या योग्य, चाहिए या योग्य अर्थ बताने वाले यत् प्रत्यय के, वो जय जूनियर का किताब खुलेगा थोड़ा सा, कहा जा रहा है कि चाहिए या योग्य अर्थ बताने वाले यत् प्रत्यय के त। ये देखिए त, यत् मतलब हम ये देखिए ये यत् लिखा है
करें यत के त की हलंत्यम। आपको पता होगा कि कोई भी अंतिम व्यंजन वर्ण जो है उसको हमें लोप करने के लिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उत्तर आता है हलंत्यम। हलंत्यम कहता है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश की अवस्था में अंतिम वाला जो वर्ण होता है उसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, अर्थात गायब कर देते हैं, है ना। ये लीजिए किताब, तो देखिए लिखा है कि हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। ये देखिए यत का क्या हो गया, हलंत्यम सूत्र से क्या हो गया, इत संज्ञा हो गया। अब यत का बचा क्या, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, क्या बचा, यह बचा। अब आगे देखिए, त की जब हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो गया तो केवल क्या बचा, यह शेष बचता है। आगे देखिए लिखा क्या है कि यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु, ये देखिए धातु के स्वर को गुण हो जाता है। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गुण क्या है। गुण का मतलब यह होता है जब अ या आ के बाद ई उ री और री आ जाएं तो अ और ई मिलकर के ए हो जाते हैं। अ या आ और ई मिलके ए हो जाते हैं। फिर उसके बाद अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। अ और री मिलकर के अर हो जाता है तथा अ तथा री मिलकर के अल हो जाता है। इसे ही गुण कहा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यत प्रत्यय के जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। अब यहीं तक, अभी इसको हम यहीं पे इसको रखे रहे, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आइए मित्रों, हम लोग जो है इसके ऊपर की ही ये जो 3 स्टेप हमने पढ़ा है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसको ये समझते हैं। पहले में यह बताया गया था कि आचो यत नामक सूत्र जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में रचित है उससे यत प्रत्यय का क्या होता है, विधान होता है। दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा कि चाहिए या योग्य के अर्थ को बताने वाले में ही हम यत प्रत्यय के त को साइलेंट करके अर्थात लोप करके पूरा यत जो है बनाते हैं और यह बनाते हैं। और यत प्रत्यय जुड़ने के बाद जैसे ही यत प्रत्यय जुड़ता है तुरंत धातु जो बची होती है उसमें ए ओ अर और अल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा अक्षर के अनुसार। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये उदाहरण में मैं आपको पहला ही उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ची धातु है। क्या है, ची। क्या है गुरुजी, ची। ची का मतलब क्या होता है, चुनना। क्या होता है, चुनना। ची का मतलब होता है चुनना, जिसको हम लोग चूज कहते हैं, है ना। तो ची, अब देखिए ची धातु है, ची एक धातु है, धातु का मतलब क्रिया, है ना। ची एक धातु है और देखिए इधर देखिएगा, ची धातु में जैसे ही हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको यह पता होगा यत का ये जो त होता है वो हलंत्यम से क्या होता है, हट जाता है। तो अब बचा क्या, ची धन य। आप ध्यान दीजिएगा ये वाला, ये जो फॉर्मेट था इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। करें यत प्रत्यय के जुड़ने से, तो यत प्रत्यय देखिए ये य जुड़ गया क्योंकि त हलंत्यम से लोप हो गया था नियम के अनुसार। ची और य है तो यहाँ करें, वैसे नियम के अनुसार तो ची होना चाहिए, दोनों जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट दिया है कि यत प्रत्यय के जुड़ने के बाद धातु का जो स्वर होता है उसमें गुण आदेश हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। जैसे देखिए च में क्या है, ई है, तो आपको यह पता होगा ई का ए हो जाता है। आ और ई मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। तो अगर इसमें ई है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसे चीय होना था ये चीय न होकर के क्या बन जाएगा, चेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेय। अब देखिए चेयम जो बना ये आपका नपुंसक लिंग पद हो गया, है ना। ची धातु और यत प्रत्यय मिल करके गुण आदेश होने के पश्चात आपका क्या बन गया, चेयम हो गया। इसी चेयम को ध्यान दीजिएगा जब हम पुल्लिंग में ले जाएंगे तो चेय हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं बालक, वैसे यहाँ पे क्या पुल्लिंग में बन जाएगा, चेय। और जैसे हम पढ़ते हैं क्या, लता, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, चेया। लता लताम लतया लताए, है ना गुरुजी।
फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए आपके लिए सरल हो जाएगा। दूसरा देखिए, पा धन यत पेयम, पेयः पेया। नी धन यत नेयम, नेयः नेया। फिर जी धन यत जेयम, जेयः जेया। देखते रहिए, अभी इसमें एक कंडीशन और बचा है, एक टॉपिक बचा है, जिसको बताने के पश्चात जो है आपका यत प्रत्यय यहीं पे समाप्त कर लिया जाएगा। ये देखिए, श्रु धन यत श्रव्यम। अब यहीं पे गाड़ी रुकती है, ये देखिएगा, ये मैटर थोड़ा सा यहाँ पे समझने लायक है। श्रु धन यत, यहाँ पे श्रेयम होना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, श्रव्यम कैसे ना। अब देखिएगा, यहाँ पे एक सूत्र होता है पोरदु पदार्थ। क्या है? पोरदु पदार्थ। ये देखिए क्या है, यह सूत्र प वर्ग। अच्छा, इसको यहाँ पे हमें बताना चाहिए था, हम यहीं पे बता दिए। चलिए, इसको भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और इसको भी। ये देखिए, थोड़े से नियम यहाँ पे बदलते हैं। जैसे विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ अपवाद थे, कुछ इफेक्ट करने वाले दोष थे, उनको नीचे ही रखा जाता, हालांकि उन्हें तत्व के रूप में स्वीकार जरूर किया जाता। वैसे यहाँ पे भी देखिए लिखा है श्रु धन यत, जो है कि श्रेयम न होकर के बल्कि क्या बन जाएगा, श्रव्यम, और ये श्रव्य तथा श्रव्या। फिर देखिए दा, ये देयम, देयः देया। गय धन यत गेयम, गेयः गेया। फिर देखिए भू, अब प फ ब भ म, ये प वर्ग में कुल 5 वर्ण आते हैं, प फ ब भ और म। ये देखिए एक सूत्र कह रहा है कि पोरदु पदार्थ, पोरदु पदार्थ, ये 3 1 98 का सूत्र है। यह कहता है कि इस सूत्र से प वर्ग के अंतिम में, देखिए प वर्ग अंतिम में हो, ये देखिए प वर्ग अंतिम में था, या ह्रस्व आकार उपधा में हो, अर्थात ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। ये देखिए लभ धन यत लभ्यम और सप धन यत सप्यम। वैसे ही देखिए यहाँ पर, देखिए ये प था, है ना, प था और भ था, ये एक नियम लगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं भू और धन यत, क्या हो गया, भव्यम, भव्यः, भव्या। फिर भी धन यत भेयम, भेयः, भेया। लभ, ये देखिए लभ धन यत लभ्यम, लभ्यः, लभ्या। सक, ये देखिए दोनों, ये सूत्र का विधान करते हैं, इसका पोरदु पदार्थ, ये सूत्र का विधान करता है कि अगर देखिए क्या लिखा है कि सूत्र के प वर्ग अंत में हो, तो ये देखिए प वर्ग का क्या है, क है, भ है, अंत में हो या ह्रस्व आकार हो, तो उपधा में क्या होता है, ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। जैसे लभ धन यत, ये देखिए लभ धन यत बराबर क्या हो गया, लभ्यम, लभ्यम, लभ्य, लभ्या। और सक धन यत सक्यम, सक्य, सक्या। हन धन यत, हन का देखिए यहाँ पे वध हो जाता है, हन का वध हो जाता है। जैसे आप धातु में पढ़े होंगे कि दृश्य धातु का क्या हो जाता है, पश्य हो जाता है। दृश्य धातु रहता है, लेकिन उसको चलाते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। वैसे ही हन का क्या रहता है, वध। तो यहाँ पर हो गया वध्वम, वध्वा, वध्य और वध्य। मित्रों, आपको अंतिम में मैं यह समझाना चाहता हूं कि यत प्रत्यय का यह शेष बचता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके बाद धातु के अंतिम में अच के अनुसार गुण हो जाता है, और ची का ची धन यत बनना चाहिए था चीयम, लेकिन बन गया क्या, चेयम। अब देखिए सब में ए की मात्रा आई है, इससे आप यह पकड़ सकते हैं कि यह नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में आपको बताया गया था अंतिम में म रहता है, तत्पश्चात ये देखिए विसर्ग का चिन्ह लगाया गया, मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और ये देखिए आ की मात्रा हो जाती है, इसे बालका के बाद हो जाता है बालिका, बालक के बाद हो जाता है बाला, और उसी में पुस्तकम हो जाता है। तो पुस्तकम की तरह यहाँ पे क्या हो गया, चेयम, पेयम, नेयम, जेयम। ये देख रहे हैं ना, एयम, एयम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यत प्रत्यय। आपको पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लोग यत प्रत्यय इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसका शॉर्ट वीडियो लेकर के हम आपके पास जल्द ही
प्रस्तुत होंगे। अगर यह न भी समझ में आया होगा 2-3 बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पूरा प्रयास है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको न समझ में आया तो एक दूसरे तरफ से इस यत् प्रत्यय को लेकर के मैं आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत होऊंगा। तब अगर आपको न समझ में आए तो आप कहिएगा। ठीक है, तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।